माँ, आज सबके घर बुआ आई हैं, मेरी कोई बुआ नहीं है। बिटिया के मुंह से बुआ शब्द सुन कुमुद की आंखें फटी रह गई। प्रश्न भरी निगाहों से ऋषि की तरफ देखा। वो नजरें चुरा रहा था। ऋषि से बोली, क्या जवाब दूँ बताइए ना। दूर से तरसती आंखों से माँ भी बेटे के जवाब का इंतजार कर रही थी। फिर उसे दुविधा में देख बोली, बेटा है न तुम्हारी बुआ, बहुत दूर रहती है। जो बुआ पास होती है राखी पर वही आती है। पर बाल मन हट पर अड़ गया तो कोई नहीं समझा सकता। फोटो तो होगी, जब वह यहाँ रहती थी तब तो पापा को राखी बांधती होंगी। दादी बोली, जरूर दिखाऊंगी और भी बहुत सारी बातें बताऊंगी। चलो पहले अपने भाई को राखी बांधो। बिटिया उठी और तिलक का थाल ले पापा की ओर चल दी। पापा उर्मी भी अपने पापा को बुआ की भेजी राखी बांधती है। अब से मैं आपको हमेशा राखी बांधूंगी, जब तक बुआ नहीं आती तब तक। उसकी हट से आज त्योहार थोड़ा फीका सा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल बादल मंडरा रहे हों और लगातार आती बिजली की आवाज़ किसी आने वाले तूफान के लिए आगाह कर रही हो। बुआ और पापा के बचपन की फोटो देख, उनके बचपन की खूब सारी शरारतें सुन बिटिया रानी तो सो गई, लेकिन घर में पुरानी यादों की बाढ़ सी लौट आई। लगा जख्म फिर हरे हो गए। वही हाल बहन स्नेहा के घर भी था। दोनों बच्चों को राखी बांधते देख अपने बचपन को याद करने लगी। कई वर्षों से भाई को राखी नहीं बांधी है, पर हर साल एक राखी उनके नाम की निकाल कर रख देती है और मन ही मन सोचती है, मिलूंगी तब हर एक राखी का हिसाब चुकता करूंगी। देखती हूँ कितने दिन बहन से रूठ कर रहते हो। कई बार सोचती है, बड़ी हो गई हूँ, 2 बच्चों की माँ हो गई हूँ, अब सब कुछ भुलाकर दादा को फ़ोन कर लेती हूँ। हिम्मत कर फ़ोन तक गई भी, पर अपनी बात का स्मरण हो आया, कभी नहीं आऊँगी आपकी चौखट पर। भाई को भी ताव आ गया। हाँ जाओ, एक बात याद रखना, एक बार नाराज होकर इस घर के दरवाजे से बाहर निकली तो जीते जी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। भाई के शब्द याद आते ही फ़ोन पर पहुंचा हाथ उसने पीछे कर लिया और पल्लू से आंखें पोंछ अपनी भावनाओं को वही दबा दिया। हर साल की तरह यह साल भी बीत गया। बच्चे बड़े होने लगे, तरह तरह के प्रश्न पूछते और उन्हें उनकी उम्र के हिसाब से समझा दिया जाता। माँ कभी चोरी छुपे स्नेहा को फ़ोन कर लेती और पीहर के हाल सुना देती। जानती थी कि स्नेहा मुँह से कभी नहीं कहेगी, लेकिन भाई के लिए भी जानने को उतनी ही आतुर होगी। इसलिए माँ पीहर की सारी कथा बाँच देती। कहती, तेरी फ़ोटो देखकर बिटिया कहती है, पापा बुआ तो बिल्कुल मेरे जैसी है। आप उन्हें ही उतना ही प्यार करते थे जितना मुझसे। यह सुन स्नेहा रुक न पाई। क्या कहा उन्होंने, पूछ बैठी। बोला, तुमसे भी ज़्यादा मेरी प्यारी गुड़िया रानी थी वो। दादा दादा का हर समय मेरे आगे पीछे घूमती रहती। सब सुनने के बाद रुआसी होकर स्नेहा आदतन माँ से कहती, उनका क्यों बताए जा रही हो, किसी को याद नहीं करती मैंने मुँह छोड़ दिया है। माँ जानती थी आग दोनों तरफ बराबर है। बेटी के वाक़े सुन रो पड़ती। क्यों री बिट्टू, पहले तू बोल लेगी तो क्या होगा, बड़ा भाई है तेरा। पता नहीं जीते जी पूरे परिवार को एक होते ये आंखें देख पाएंगी भी या नहीं। बच्चे बड़े हो गए, स्कूल से कॉलेज में आ गए। उम्र के साथ साथ उनकी सोच बड़ी हो गई, दायरा बड़ा हो गया। स्नेहा अक्सर बच्चों को समझाती कि किसी भी बात को लेकर तुम दोनों आपस में बैर कभी मत करना। बाहर वाले तो फिर भी एक हो जाते हैं, अगर अपना रूठ जाए तो पहले तुम की दीवार खड़ी हो जाती है। आज बच्चे दादी के पीछे पड़ गए। बुआ व पापा के न बोलने की वजह जानना चाहते थे। दादी को अपनी कसम दे उन्हें मजबूर कर दिया। दादी असमंजस में थी, लेकिन बच्चों की हट के आगे झुकना पड़ा। बहुत प्यार करते थे दोनों एक दूसरे से, एक दूजे के बिना न खाना, न जाना, न पहनना, न सोना। एक बार तुम्हारे पापा का तबादला दूर हो गया। वो जगह तुम्हारे ननिहाल से पास पड़ती थी, अक्सर छुट्टी में वहाँ निकल जाते थे। जब 3 से 4 दिन की छुट्टी पड़ी तो वो यहाँ आने वाले थे।
उन दिनों तुम्हारे दादाजी की तबीयत थोड़ा नरम चल रही थी, पर अचानक तुम्हारे नाना जी की बीमारी की सूचना मिली। तुम्हारी माँ अपने पीहर अक्सर तुम्हारे पापा को साथ लेकर ही जाती थी, क्योंकि वहाँ भी उन्हें संभालने वाला कोई न था। स्नेहा को सुन बड़ा बुरा लगा कि पापा बीमार हैं और भाई वहाँ चला गया है। माँ अकेली है, वह कुछ नहीं कर सकती। इसका मतलब ये तो नहीं कि उनका यहाँ के प्रति कोई फर्ज नहीं। चला भाई ने वापस तबादला यहीं करवा लिया है। अब 2-3 दिन ससुराल रह सास को डॉक्टर को दिखा सामान लेकर ही आएगा। स्थिति से अनजान ऋषि को कहीं से भी आभास नहीं था कि पिताजी को दिखाना इतना ज़रूरी है। उसके ससुराल जाने के बाद अचानक यहाँ इनकी तबीयत बिगड़ गई। तुम्हारे दादाजी को अटैक आ गया। मेरे पास उस समय कोई न था। हॉस्पिटल देर से पहुँचने के कारण स्थिति पर काबू नहीं पाया जा सका और तुम्हारे दादाजी की मृत्यु हो गई। बस इसी बात पर दोनों में मनमुटाव हो गया और एक खाई सी बन गई। आपसी बहस और खींचातानी ने खाई को और गहरा कर दिया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ दादी। गलती किसी की भी न थी। परिस्थिति ऐसी बनी कि इसे पापा का दुर्भाग्य ही कह सकते हैं। हाँ बेटा, दुर्भाग्य ही है। जिस दिन से स्नेहा गई मैंने कभी उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं देखी। बच्चों ने आश्वासन दिया, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। आप विश्वास रखो दादी। स्नेहा के बच्चे भी नानी से अब चोरी छुपे बात कर लेते। चारों बच्चे आपस में भी संपर्क रखने लगे। इसकी कानों कान किसी को खबर नहीं। एक दिन बच्चों ने मिल सारी स्थिति भाप, पापा और बुआ को मिलाने का प्लान बनाया। अपने पापा के मोबाइल से बुआ को बड़ा भावुक सा मैसेज लिखा, जो कि पापा की डायरी में ही लिखा था। मैं कभी नहीं कहूँगा तो क्या तू कभी नहीं आएगी? तू मुझसे दूर चली गई तो क्या मैं तुझे भूल गया हूँ? मेरे दिल में तेरी जगह कभी कोई और नहीं ले सकता। मैंने गुस्से में 4 शब्द क्या कह दिए। कभी नहीं आऊँगी कह चली गई। एक बार पलटकर भी नहीं बोली, क्यों जाऊँ, मेरा भी तो घर है। क्या इतने सालों में तुझे कभी अपने दादा की याद नहीं आई? मेरी छोटी सी बहन इतनी बड़ी हो गई कि दादा के आगे उसके अहम का कद बड़ा हो गया। चल, मेरे झुकने में ही तेरी खुशी है तो तू जीती, मैं हार गया। और वहीं स्नेहा के बच्चों ने भी किया। माँ के मोबाइल से मामा को मैसेज किया, जैसा कि वह माँ की भावनाओं को इतने समय से पढ़ते आए थे। हमेशा से मेरी जिद पूरी करते आए थे दादा। इतना लंबा समय बीत गया, क्या कभी मन नहीं किया अपनी बहन की जिद पूरी करने का? आप तो कभी इतने जिद्दी नहीं थे भैया। क्या इतने सालों में कभी आपको अपने स्नेहा की याद नहीं आई? दोनों ने मैसेज पढ़ा और फपक कर रो पड़े। ऋषि ने कुमुद को कहा, देखो मैं कहता था ना, वो मुझे ज़रूर मैसेज करेगी। बेटी बड़ी हो गई, विवाह बंध में बंध जाएगी, तब उसे मेरी स्थिति समझ आएगी। देखो मैसेज आया है, मिलना चाहती है। अब मैं समय नहीं गंवाना चाहता। सामान पैक करो, उसमें उसकी पसंद की हर एक चीज़ रखो। मैं राखी पर उसके पास पहुंचना चाहता हूँ। स्नेहा भी कम उत्साहीन न थी। मुझे विश्वास था दादा, आप जल्दी आओगे। माँ बता रही थी, बिटिया बिल्कुल मुझ पर गई है। अगर वह मेरा साया है तो अब आप ज़्यादा दिन मुझसे दूर नहीं रह सकते। आ रहा हूँ कहने में इतनी देर क्यों कर दी दादा? जल्दी आओ, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। मैसेज का सिलसिला शुरू हुआ। देख बच्चे बहुत खुश थे। पापा रवाना हो गए, उसमें वो अपनी अपनी फतह महसूस कर रहे थे। स्नेहा ने भी शिकायतों का पुलिंदा निकाल कर रख लिया। मूली निकाल पूजा थाल सजाई। भाई के पसंद की हर एक चीज़ बनाई। ट्रेन 2 बजे तक पहुंच जाएगी। वो बार बार घड़ी देखती रही। बच्चे माँ की बेचैनी देख रहे थे। अब उन्हें अपनी शरारत पर बड़ा गर्व महसूस हो रहा था। इतना खुश, उत्साही और आंखों में नमी, इतनी भावनाएं उन्हें माँ में पहली बार दिखाई दी। स्नेहा के पतिदेव भी बच्चों के साथ उनकी मीठी शरारत में शामिल थे। जैसे ही डोरबेल बजी, वह भागकर भाई से लिपटकर रोने को चल दी। देखो तो सामने पुलिस वाला खड़ा था। एक आई गार्ड आगे दिखता हुआ बोला, हैदराबाद से आने वाली ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है।
एक आदमी की पॉकेट से आपका एड्रेस और गले में ये लॉकेट मिला है। हॉस्पिटल ले गए, तब तक सांसें चल रही थी। लाश की निशानत के लिए आपको आना होगा। ये आई कार्ड है क्या? ये आपके कोई करीबी रिश्तेदार थे? लॉकेट खोल देखा तो स्नेहा की फ़ोटो थी। यह तो वही लॉकेट था जो दादा हमेशा पहना करते थे। वो स्पंद खड़ी रह गई। पाँव में कंपन था, रोंगटे खड़े हो गए, दांतों की पंक्तियां जकड़ गई। एक शब्द भी मुंह से नहीं निकल रहा था। बूत बनी रही। बच्चों पर तो जैसे पहाड़ ही टूट गया हो। पति ने हिम्मत कर स्नेहा को संभाला। बच्चे माँ को हॉस्पिटल ले जाने में पिता के साथ हो लिए। शरीर पूरी तरह से कुचला हुआ था, बस चेहरे की मुस्कुराहट आज भी वही थी। दादा कह जोर से एक बिलख पड़ी। क्यों दादा अपनी छोटी बहन से इतनी जिद? आखिर अपनी बात मनवाकर ही माने। जीते जी मुंह नहीं दिखाऊंगा। अब क्या मैं जी पाऊंगी? मैं तो खुद जीते जी मर गई। माँ, भाभी, बच्चे सब आ गए थे। आज भरा पूरा परिवार एक साथ था, पर जिसके कारण था बस वह इंसान ही नहीं था। सभी का दुख अपनी जगह था, पर स्नेहा वो तो आप में ही नहीं थी। जब होश आता बस एक ही रट लगाती, आप जीत गए दादा, मैं जीत कर भी हार गई। संबंध मन के होते हैं, रिश्तों को अहम की बेड़ियां न पहनाएं। गलतफहमी और नफरत एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे रिश्तों को खोखला करता डालता है। मौजूदा परिस्थिति से सामंजस्य बैठाने की कोशिश करें। जो इंसान किसी और के लिए भी करने की क्षमता रखता है, वह स्वयं अपनों के लिए क्यों खड़ा नहीं होगा? यह विचार भी करें। रिश्तों को बिखरने न दें, उन्हें सहेजने के बहाने ढूंढें।